5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत से बाजार में जश्न का माहौल है। बाजार में तेजी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इन नतीजों से बाजार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसी तरह के रिजल्ट का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि निवेशकों को बाजार में अब क्या करना चाहिए, किन सेक्टर्स और शेयरों पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्या भारत में आगे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की उम्मीद और ग्रोथ की रफ्तार को देखते हुए एफआईआईज भी जोरदार खरीदारी के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाजार के नज़रिए से बीजेपी की जीत पर चर्चा में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। आप सबसे होगी एक खास बातचीत। तो शुरुआत करते हैं फिर प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन के तौर पे जाना जाता है। कितना कुछ मार्केट ने आज ही डिस्काउंट कर लिया और कितना मार्केट आगे डिस्काउंट करेगा, यहाँ से अप्रोच क्या रहनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अनुज। नहीं, बहुत सही मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि ये जो चेंज आया है कल के रिजल्ट, सिलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, ये एक शॉर्ट टर्म या वन ऑफ रिजल्ट नहीं है। ये एक ट्रेंड सेट करेगा या स्टार्ट करेगा जो काफी समय तक इसकी असर आपको मार्केट पे दिखेगी। तो आज जो डिस्काउंटिंग हुई है, ये तो मेरे ख्याल से एक पहला रिएक्शन है। और टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग वाला दौर जो है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी शॉर्ट्स जो थे एफआईज की तरफ से खास करके वो कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट तो तेजी में तो रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंटली अब बहुत जल्दी पोजीशंस बनने लगेंगी, पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली कुछ क्षेत्रों में, कंपनीज में, जो कंटिन्यूड रह सकता है। सो और आपको बहुत ज्यादा इसमें सेक्टर रोटेशन भी दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी कि दो चीजें हासिल हुई है इस रिजल्ट से, इलेक्शन रिजल्ट से अनुज। एक तो है कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म, जो कामकाज सरकार ने अच्छे उस पर पैमाने में शुरू किया था वो जारी रहेगा। और दूसरी चीज, जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अर्निंग्स की जो है काफी बिजनेसेस में आ जाती है, खास करके जहां सरकार ऑर्डर देने में सक्षम रहती है। तो अगर सरकार कंटिन्यू रहती है, यही इस टाइप की सरकार मजबूत होकर रहेगी, तो आपके बहुत सारे क्षेत्रों में एक्सपेंशन जो है, कैपिटल एक्सपेंशन, वो दिखेगा। तो उस लिहाज से आपको, उस नजरिए से इस मार्केट को उसका आंकलन करना है। और मेरे हिसाब से तेजी शायद निफ्टी में आपको 1,000 पॉइंट की दिख जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको बहुत ब्रॉड बेस रैली आगे चल के दिख सकती है, ये मुझे समझ आ रही है। ओके, ये समझ में आ गई। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे थे कल भी इस बारे में कि मार्केट में अब इस समय क्या ना रहना ज़्यादा बड़ा रिस्क है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मार्केट में इस समय रिस्क क्या है? बिल्कुल अनुज, हम हमेशा बोलते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज इन इक्विटीज, नॉट बीइंग इन इक्विटीज और बीइंग अंडर एलोकेटेड टू इक्विटी। देखिए, ये फोमो होगा। आप मेरी कंपनी छोटी सी है, उसमें कुछ 38 एम्प्लॉयज हैं। सुबह से कुछ 8-10 एम्प्लॉयज ने पूछ चुके हैं, सर कौन सा शेयर लेना है, सिर्फ कहाँ टॉप अप करना है। मैं रहने वाला सागर गाँव हूँ, एमपी के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत दोस्तों के फोन आए हैं कि क्या करना है। तो अभी अभी जो ये 5-6% ही है इक्विटीज में। आप आरबीआई का डेटा देखिए, यूनिक डीमैट अकाउंट तो 6.5-7 करोड़ ही है, ग्रॉस नंबर जरूर 13 करोड़ है। यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी करीबन 3-3.25 करोड़ है। तो थोड़ा फोमो होगा और मुझे लगता है फ्लोज बहुत बढ़ने वाले हैं अनुज। और देखिए, आप 2021 में जो एफआईआईज ने $25 बिलियन बेचा था, अभी तक वापस नहीं आया है। उनका ओनरशिप ऑल टाइम लो है, डेकेड लो है। रिटेल इन्वेस्टर्स, सिप भी बढ़ रही है, सिप टॉपअप भी बढ़ेगी, लगातार इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कई बार इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जब मार्केट में कम हो गया है, तो गुड न्यूज बहुत जल्दी प्राइस में आ जाती है। तो मार्केट में एक अच्छी प्री इलेक्शन रैली की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। बाकी एग्जैक्ट लेवल कहना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। तो बट एक अच्छी प्री इलेक्शन रैली आएगी। और अगर थोड़ा ये फोमो एफआईआईज में आया, स्पेशली क्योंकि वो थोड़े अंडर एलोकेटेड हैं, तो वो इसको थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा रोटेशन होगा मार्केट में। क्या क्यों आपने नहीं लिया, वो एक अलग कहानी है। वो अब आप डिबेट कर सकते हैं कि आपको कैसे एलोकेट करना है। लेकिन थोड़ा रोटेशन होगा मुझे लगता है। जो जैसे आप फाइनेंशियल्स देखिए, इतना नहीं चले। आज जीडीपी टू क्रेडिट सिर्फ 50% है, तो मुझे लगता है बैंक्स में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और एक दो जो हाई पीएसयू बैंक। एसबीआई में आज हमने देखा बहुत अच्छा मूवमेंट है। कुछ आपको आईटी में भी मुझे लगता है मूवमेंट आ सकती है, थोड़ा, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट करने लगे कि यूएस में भी इवेंचुअली रेट कट होना शुरू होंगे अप्रैल ऑनवर्ड, तो थोड़ा मुझे लगता है वहां भी आ सकता है। तीसरा, मुझे लगता है कि थोड़ा एफएमसीजी में वापस फोकस आएगा। ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है। तो मुझे लगता है रोटेशन होगा,
थोड़ा सा लार्ज कैप फेवर होगा बाजार ओवर मिड एंड Okay, स्मॉल कैप। थोड़ा सा लार्ज का फेवर होगा। अच्छा, गुरमीत जी ने कहा कि एग्जैक्ट लेवल तो बताना मुश्किल होगा, तो हमारे पास उसका भी इलाज है। एग्जैक्ट लेवल की बात करते हैं। सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। 21,600 सबसे पहले मेरे ख्याल से एक लेवल था जो आपने डिस्कस किया था, तब हम इन लेवल से खैर काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब 21,600 भी यहाँ से करीब 1000 पॉइंट दूर है। वो कब तक आपके टाइमलाइन के हिसाब से आएगा, और अभी भी निफ्टी में क्या बने रहें और बैंक निफ्टी में, और क्या टारगेट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर? तो अनुज जी, मैं आशा करता हूं कि ये मेरी चार्ट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। उसी की मदद से बात करते हैं। पीसीआर से अनुरोध करता हूं चार्ट का डिस्प्ले आने दीजिए, अगर वो कर सकते हैं तो। रेखाओं में बात 4 लाइनों में हो जाएगी, वरना बिना लाइनों के कई लाइनें हो जाएंगी। तो चलिए, जब तक वो दिखाते हैं इसको, 21,600 तक कल्पना जा सकती थी, इसलिए मैंने 21,600 कहा। बात उससे भी बहुत ऊपर की हो सकती है। अगर वो चार्ट पुल कर देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, जून का 2022 के जून का और दिसंबर 2022 के टॉप को जब कनेक्ट करते हो तो ये सफेद लाइन करीब करीब 21,600 तक जाती है। तो यहां तक की कल्पना करने का मैं दुसाहस कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये हो ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, एक नंबर की बात। पर अनुज, अगर स्तरों की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जो हम ये रोज की शॉर्ट टर्म बातें जो करते हैं हमारे व्यावसायिक व्यवस्था के कारण, आज एक ऑर्बिटल चेंज का माहौल है चार्ट पे, और उसको आज बात करना मुझे ज्यादा उचित लगता है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 मिनट और लूंगा। ये बिल्कुल। तो देखिए, जो 2008 का जो टॉप था, बाजार अगले 6 साल तक उससे जूझता रहा, और जनवरी 2014 में ही 2014 के जनरल इलेक्शंस के पहले इसने ब्रेकआउट दे दिया। निराशा से निकल के इस बाजार ने एक नई आशा को अपनाया, और वो आने वाले समय के लिए एक परमानेंट बेस बन गया। इट बिकेम द एब्सोल्यूट जीरो, कि 6,300 के नीचे की कल्पना करने का चांस खत्म हो गया। आइए 2019 में, तो यहां पे जो बाजार ने 2 साल तक इस स्तर से जूझा ही है, और जो इसने ब्रेकआउट दिया 2019 के चुनाव के बाद, कोविड को अगर हम एक असाधारण घटना मान के इस डेटा को डिलीट कर दें, तो यहां निराशा का बेस बना, यहां आशा का बेस बना। और अब मुझे लगता है कि 19,300 लगता है, उसके विश्लेषण है पर टीवी पे उतनी डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, टेक्निकल ग्राउंड्स है जिसपे मैं ये अब आधार बना के चलता हूं कि 19,200 अब आने वाले 10-20 साल का एब्सोल्यूट बॉटम है। तो निराशा का बेस, आशा का बेस, और अब यहां पे गारंटी के विश्वास का बेस। तो मार्केट से ज्यादा बेहतर आने वाले भविष्य का अनुमान कोई भी इकोनॉमिक एजेंसी, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट नहीं लगा पाता है। और इस तरह के इस ब्रेकआउट पे और इस तरह की इस यूफोरिया पे शॉर्ट टर्म में हमें हो सकता है 500 पॉइंट के पुल बैक मिल जाए। लॉन्ग टर्म निवेशक अब वो मुंह धोए बैठे रह जाएंगे कि हमको 18,000 17,000 मिल जाएगा, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। 19,200 बाजार का एब्सोल्यूट बेस है। ये बात शायद अगले 3-4 महीने में साबित हो जाएगी। ओके, चलिए आप मान लेते हैं कि 19,300 अब यहाँ पर एक बेस बन गया है, तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है? अच्छा प्रकाश जी, अब बात करते हैं कुछ बड़े सेक्टर्स की, क्योंकि मार्केट में आज एक जो कैचअप प्ले हो रहा है वो हो रहा है बैंकों में। बैंक निफ्टी करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का 1 साल का चार्ट देखेंगे, इस साल का ही चार्ट देख लीजिए आप बैंक निफ्टी का, निफ्टी इस साल करीब करीब ऊपर है आपका 14%। मिड कैप तो खैर 30% से ज़्यादा ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक का अगर आप इस साल का चार्ट देखेंगे तो सिर्फ 6% ऊपर है, जिसमें से 2% तो आज आया है। और ऑब्वियसली उसका एक बड़ा कारण रहा है प्राइवेट बैंक्स नहीं चले हैं, पीएसयू बैंक्स तो फिर भी काफ़ी चले हैं। क्या प्राइवेट बैंक्स तैयार हैं चलने के लिए? अभी भी मामला शायद पीएसयू बैंकों के साथ ही रहे और प्राइवेट बैंकों को अभी भी इग्नोर करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो अनुज। देखिए, प्राइवेट बैंक्स नहीं चलने का कारण ये था कि पीएसयू बैंक्स में आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट था। तो होता यह है कि जो पहला पड़ाव आता है कोई भी सेक्टर की तरफ झुकाव जब शुरू होता है, तो आपको अंडर वैल्यूड सेगमेंट्स में पहले एक्टिविटी ज्यादा दिखती है। तो वो हमने ऑलरेडी देख ली है, क्योंकि वहां इतना अंडर वैल्यूएशन था कि कई जगह तो वन टाइम बुक या एक से नीचे भी अच्छी अच्छी बैंक्स मिल रही थी। दूसरी चीज है कि वहां चॉइस ज्यादा थी आपके पास बड़े बैंक्स में भी कुछ थी, 2-3 एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, और उसमें मिड साइज बैंक्स भी थी और बहुत छोटी बैंक्स भी थी। तो एक एक करके हर एक सेगमेंट में आपने एक्टिविटी देखी। प्राइवेट बैंक्स में जो टॉप 4 को अगर आप लीजिए, तो वहां पे
कोई ना कोई कारण से, उनके इंटरनल कारणों की, जैसे एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, तो वहाँ एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, एक सारा नया ढांचा बन के खड़ा हुआ, तो उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ। एक्सिस ने सिटी को अक्वायर किया, वहां पे कुछ तब्दीली आई। आईसीआईसीआई ने काफी चीजों का अधिग्रहण किया अपनी सब्सिडरीज का, वहां पे हुआ। सो इस कोटक में ऑफकोर्स एक लीडरशिप या मैनेजमेंट चेंज का जो अनुमान था और जो उसमें क्लैरिटी अवेटेड थी, तो हर एक बड़ी बैंक में आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, उसकी वजह से वहां इतना ओनरशिप नहीं हुआ था। तो अंडर ओनरशिप जो है वो साफ जाहिर है अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है अनुज, उसमें हम जब बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, ये अगर क्षेत्र कामकाज इसमें आपको जारी रहेगा, अच्छा काम जो हो रहा है, और इसमें आपको विस्तारण भी दिखना शुरू होगा, तो देयर इज नो रीजन कि आपको फाइनेंशियल्स ना सपोर्ट करें। और इन सारी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल तो बैकबोन है। तो अब जो फाइनेंशियल ग्रोथ आपको जो दिखेगी, जो फाइनेंशियलाइजेशन है या क्रेडिट एक्सपेंशन है, जैसे गुरमीत ने भी सही कहा कि अभी भी आप रेशो देखें तो हमको आधे पे है इस पे जीडीपी के, इस पे क्रेडिट रेशियोज पे। बट मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी जीडीपी की रफ्तार जब मजबूत होगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर इसमें सबसे बड़ा श्रेय इसी को मिलता है। 40% तो आपके पास ऐसे ही निफ्टी या अदर इंडिसेस में है। सो आई थिंक कैचअप जो है वो वहां जल्दी आएगा। तो ये आज जो सलामी भर रही है बैंक निफ्टी, और जैसे आपने सही बताया आंकड़ों से सिर्फ 6% दिख रहा है, लेकिन ये एक शुरुआत है। धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाएगा, कंसोलिडेशन होगा, रोटेशन भी होगा, इंट्रा सेक्टर रोटेशन भी होगा। जहां प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां से पैसा निकल के हो सकता है एचडीएफसी बैंक या एक्सिस में आना शुरू हो जाए। तो आई थिंक टेबल्स विल टर्न और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, कोई रीजन नहीं है। और जो आरबीआई ने जो चीजों में रेगुलेटरी इम्पैक्ट मतलब चेंजेस लाने थे, वो बेहतर है इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, हेल्दियर बनाने के लिए। तो अब जब ग्रोथ आएगी, कायम होगी, तो उसमें आपको मालूम है कि एनपीए एक्रीशन नहीं होगा। सो उस लिहाज से इसकी रेटिंग जो है या मल्टीपल्स जो इस सेक्टर को मिलते हैं, ये भी वापस अपनी पुरानी ऊंचाइयों पे आ सकते हैं। आज एचडीएफसी बैंक 1.8 टाइम्स से मिल रहा है, जबकि ये तो 4 के नीचे होता ही नहीं था। सो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है, इसको भी लांघना मार्केट शुरू कर देगा। पर हो सकता है ग्रेजुअल हो, कोई इमीडिएट कुछ नहीं होना। बट मेरे हिसाब से इसमें बहुत बढ़िया चेंज आने, पॉजिटिव चेंज आने की जगह। ओके, चलिए ये तो बात हो गई उस स्पेस की जो नहीं चली है। गुरमीत, जो चला है वो है पूरे के पूरे आपके मैन्युफैक्चरिंग, सारे के सारे आपके पीएसयूज, डिफेंस, रेलवे। इनमें क्या अभी भी बने रहे? क्या एक ये तेज़ी की शुरुआत है? मैं बात कर रहा था रमेश धमानी से, उन्होंने कहा था कि एक बुल मार्केट में अगर कोई चीज़ लीडरशिप लेती है तो वो 1 साल में नहीं छोड़ती है, फिर वो 4-5 साल तक लीडर रहती है। आपका क्या व्यू होगा? अनुज, मैं अग्री करता हूँ। इनफैक्ट आप पूरा भी पीएसयू स्पेस में देखेंगे, एसबीआई 8 पी पे है, जो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। हालांकि खाली पी नहीं देखना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5 के पी पे है। एचएल इतने चलने के बाद भी प्राइवेट अगर आप स्पेस देखेंगे तो उससे कम वैल्यूएशंस पे। तो मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार सिर्फ ऑर्डर बुक के बेसिस पे शेयर बुल मार्केट में ऊपर चला जाता है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं रेलवे कैपेक्स में, गवर्नमेंट कैपेक्स में, कैपिटल गुड्स में, उनके एबिटा रेशियोज, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एलएनटी अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन एबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। ऑर्डर बुक तो हुआ है साथ में आप उनके वर्किंग कैपिटल डेज देखिए, आप उनके ओवरऑल रिटर्न रेशियो देखिए। हैदराबाद मेट्रो जहां प्रॉब्लम था वहां राइडरशिप इंप्रूव हुई है, डेट कम किया है। तो एग्जीक्यूशन और रिटर्न रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट है। तो ये थोड़ा जो ईपीसी कैपिटल गुड स्पेसेस में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली ऑर्डर बुक पे मत जाइए। वो शायद प्राइस में आ गया है कुछ हद तक बहुत सारे स्पेस में। रेलवेज में भी थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे लगता है जैसे टीटागढ़ अच्छा किया है, बट क्या हुआ, आगे ब्रेक लेना है? अगले अगले 10 साल का भी ऑर्डर बुक है उसमें, तो थोड़ा सिलेक्टिव होंगे। बट इसमें मुझे लगता है लीडरशिप रहेगी। एक जो स्पेस मुझे लगता है कंटिन्यूअसली अच्छा करेगी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें मैं ईएमएस को लेके बी2सी काफी चला है, डिक्सन, एम्बर वगैरह चला है। बी2बी जो है ईएमएस स्पेस में, उसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। सिमिलरली टेक्सटाइल्स में मुझे लगता है अभी हमने बहुत अर्ली पार्ट देखा है। इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है पैरेलल एक्सपोर्ट्स में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पॉकेट्स है, मुझे लगता है वहां पे बहुत सारे विनर्स और लीडर्स निकल के आएंगे। बिल्कुल। सुशील, ये जो डिफेंस वाले शेयर्स हैं, इसमें इस समय फॉर एग्जांपल बीईएल आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, आपका एचएएल, भारत डायनामिक्स, ये सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और इन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफ़ी फोकस रहा है।
और काफ़ी बार उन्होंने, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी स्टॉक मार्केट पे भी फोकस करा, इवन आज भी उन्होंने स्टॉक मार्केट पे फोकस करा था। क्या यहाँ पर अभी भी बने रहें? एक अगर आप बड़ा फोकस ये लेके चल रहे हैं, एक बड़ा बिलीफ ये लेके चल रहे हैं, और मार्केट को लेना चाहिए भी बिलीफ कि नरेंद्र मोदी विल कम बैक एज प्राइम मिनिस्टर, तो क्या इस सेक्टर में अभी भी बने रहें फिर सुशील? देखिए, मैं इस तरह से इस बेट को नहीं डिफाइन करना चाहता कि अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो ये सेक्टर चलेंगे। मैं इस बेट को इस तरह से इवैल्यूएट करना चाहता हूं कि उनके आने के बावजूद भी इन सेक्टर्स में कितना करेक्शन आ सकता है। बहुत भागे हुए शेयर है, तो किसी सेक्टर पे या स्टॉक पे नेगेटिव हो जाना न तो अनपेट्रियोटिक है, न अनडेमोक्रेटिक है। तो ये सारे के सारे एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक्स हैं, और राष्ट्र के प्रति दायित्व का वहन मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं मेरे को जो व्यापार करने दिया गया है पहले उसके प्रति अपने दायित्व का वहन कर लूं। तो अब एमटार टेक जैसा एक स्टॉक मान लीजिए सब्सटैंशियल करेक्शन दे चुका, तो रिस्क के अनुपात में मुझे इसमें बड़ी रिटर्न अभी भी दिखती है, 50% बढ़ जाए। पर एचएएल में यहाँ हाथ डाल के 15% 20% पहले नीचे का झटका देखना पड़े कोई और फर्दर बढ़ने के पहले, अगर वो भय है तो मैं भी कूद के उन शेयरों को नहीं लूंगा। बट हम एक 5 साल का दृष्टिकोण यहाँ बनाए कि इस परफॉर्मेंस ड्रिवन, इस गारंटी ड्रिवन सरकार के आने से ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल सेक्टर्स पे, ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ सकता है। 1 महीने का 15 दिन का सट्टा जमाने के लिए ये जो युग परिवर्तन के स्तर की जो बातें हैं, इस तरह के परिवर्तन जो है युगों को बना देते हैं, उसमें मैं अगले 15 दिन के लिए उसमें विशिएट नहीं करूंगा व्यू को। आप मुझसे ये पूछोगे 2025 तक 1 लाख सेंसेक्स जाता दिखता है कि नहीं, तो मैं टेबल पीट के बोलूंगा कि बिल्कुल जाता दिखता है। पर अगले 10 दिन के फैसले मैं नहीं करना चाहूंगा इस तरह के दृष्टिकोण पे। ओके, बिल्कुल। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे, कुछ और शेयर्स पर, स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम इस शानदार तेज़ी वाली मार्केट में अब आपको क्या करना है। चलिए, मैं अपनी तरफ से जो स्टॉक्स और सेक्टर्स पूछना चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। अब फील्ड ओपन है हमारे गेस्ट के लिए। गुरमीत, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से, और पहले जो हो गया उसको भूल जाइए। यहाँ से अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कौन से 3-4 स्टॉक्स टॉप ऑफ द माइंड होंगे? तो अनुज, मुझे हाउसिंग स्पेस, होम इम्प्रूवमेंट शुरू से पसंद है। आप देखिए, टोटल होम लोन मार्केट 30 लाख करोड़ का है इस देश में, जहाँ 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं। हाउसिंग एक प्राइमरी नीड है। मुझे लगता है ये बहुत सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है, और बैंक्स अच्छा करेंगे। और मुझे उसमें एक कंपनी अच्छी लगती है, बहुत समय से पसंद है, होम फर्स्ट। आप देखिए, पिछले 8 क्वार्टर से हर क्वार्टर उनका 5 से 6% से 8% डिसबर्समेंट बढ़ता है। साल का 30% ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बहुत अच्छी क्रेडिट अंडर राइटिंग स्किल्स है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हैं, और एक्सपेंशन कर रहे हैं। 4% आरओए है। अभी पिछले क्वार्टर भी उनका बेस्ट एवर नंबर आया। 1000 करोड़ के आसपास का डिसबर्सल का रन रेट हो गया है। तो उसमें मुझे ये थीम अच्छी लगती है। मुझे इसी स्पेस में सेरा और कजारिया भी अच्छा लगता है। एक होम इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है टियर 2 टियर 3 टाउन में भी। सेरा का इनफैक्ट सैनिटरी वेयर का जो है टॉप टियर 3 टियर 4 टाउन में उनका लगभग 50% सेल आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, और एक मूवमेंट है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज की। एक मुझे एनर्जी स्पेस बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है। उसमें एक स्टॉक है, उसकी भी मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूँ, टाटा पावर। तो काफी अच्छा लगता है। कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट भी करता है नए पावर प्लांट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी उनको एक ऑर्डर भी मिला है नीमराना बीकानेर बेल्ट में, जो कल परसों न्यूज में था। और वैल्यूएशन वीज़ा-वीज़ अदर पावर कंपनीज काफी काफी रीजनेबल है। और तीसरा, जो मैंने आपको शो के शुरू में बोला था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे बहुत बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है इंडिया में आपको शायद 1 दर्जन डिक्सन, एम्बर ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी अगले 6-7 साल। ओके, तो चलिए, ये हो गई गुरमीत की बात होम फर्स्ट, टाटा पावर और ईएसएम स्पेस से भी आप कुछ चुन सकते हैं। सुशील, आप किन स्टॉक्स पर बेट करेंगे यहाँ से? 15,000 निफ्टी के लेवल पे अडानी के स्टॉक्स का जो भाव था आज भी वही है, और वो जो भी पॉलिटिकल स्टॉर्म था, वो जो भी वैक्स था, वो निकल गया। तो सांप निकल गया। लोगों के दिमाग में अभी तक लाठी बज रही है, और चार्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे ऐसी कल्पना करने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि अडानी इंटरप्राइजेस वापस 4,000 तक चला जाएगा। ये कल्पना है, ऑल फोरकास्ट आर दैट। तब एनडीटीवी,
आपका AWL, अडानी पोर्ट इंटरप्राइजेस, जिसको जो स्टॉक समझ में आए, अडानी ग्रुप की सारी चार्ट्स बड़ा चीख चीख के मुझे कह रहे हैं कि रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। एक नंबर। दूसरा, जब ये सीधा सीधा माहौल बन गया है कि इंडिया के आत्मविश्वास पर अब कहीं किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूरे विश्व को हमारे पर उतना ही भरोसा है जितना हमको है, तो ये रिलायंस, ITC, हिंदुस्तान लीवर, गुड ओल्ड सिंपल स्ट्रेट हार्टेड इन्वेस्टिंग अब खूब पैसा देगी। सीधे सीधे स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड सब जगह तेजी है, उनकी भी चार्ट तैयार है। तो अब थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग और जो मेहनत करके स्टॉक्स और सेक्टर्स खोजने का टाइम आता है जब बाजार बहुत चर्न कर रहा होता है। अब इस भावनाओं के सैलाब में जब सारी नौकाओं को इस बहती बाढ़ के साथ ऊपर उठना है, तो मैं कहूंगा जो जो कंपनियां आप समझते हो, जो आपको अच्छा लगता है, सब चलेंगे। बस खाली ये जो बैंक्स हैं, इन पर मेरे को एक संदेह है, और ये एक मेंटेनेंस रैली कर रहे हैं बैंक्स और NBFCs। बहुत बड़ा ट्यूमल्टस एडजस्टमेंट ग्लोबल फाइनेंशियल मैक्रो में हो गया, और वो रनिंग मैक्रो एडजस्टमेंट अगले 6 महीने लोगों को समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। तो वो एक संदेहास्पद सेक्टर को छोड़ के जहां जो कंपनियों को आप समझते हो, चाहे वो रिलायंस जैसी कंपनी हो, सब में मोटा पैसा बनेगा। ओके, तो बैंकों को छोड़कर बाकी सब जगह और अदानी ग्रुप स्टॉक्स, रिलायंस, इस सब में मोटा पैसा बनेगा। प्रकाश जी, आप कहाँ बेट लगा रहे हैं, बताइए। कोई 2-3 स्टॉक आइडियाज आपकी तरफ से। तो अनुज जी, इसमें जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो सक्षम हुए हैं पहल करने में, अब वो कन्वर्जन आपको अगले 5 साल में हो सकता है दिखे। ऑफ कोर्स इफ्स एंड बट्स इसमें आते रहेंगे, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, बट बाय एंड लार्ज जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो रही है हमारी क्षमता की एक्सपेंशन की, तो आत्मनिर्भर भारत से विश्व भारत पे निर्भर हो रहा है। सो ये जो, जैसे गुरमीत ने कहा, EMS वाली स्पेस देख लीजिए जहाँ शुरुआत हुई है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट सपोर्ट, जो पोर्ट्स का बहुत बड़ा उसमें होता है। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही लिया है कितना अच्छी तरह डेवलप हो रहा है, रेलवे कितना पहल कर रहा है, वो सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को लेके है। हमको डोमेस्टिकली इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रही है एक्सपोर्ट्स के लिए। और उस लिहाज से मुझे लगता है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाल में लिस्ट हुआ है, वहां पे इस टाइप की कोई तेजी आई नहीं है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है टाइम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। जो काम अडानी पोर्ट से पिछले 5-10 साल में किया है हमारे कंट्री का, वो बनाने के लिए, एक साख बनाने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की, उसको सपोर्ट करने के लिए, वो JSW रेप्लिकेट कर सकता है। मुझे नहीं लगता ये कहीं स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ऑफकोर्स एक चीज याद रखिएगा कि प्रमोटर्स को अभी भी थोड़ा इसमें डाइल्यूशन पेंडिंग है। उन्होंने पूरा 25-26% डाइल्यूट IPO में नहीं किया है, तो वो एक इवेंट आ सकती है अगले 1-1.5 साल के अंदर। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सेकंड स्पेस जो मुझे लगता है, जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कैपिटल गुड्स के एक्सपेंशन के बाद होता क्या है, हमने अक्सर देखा है कि छोटे बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, कि उनको अब समझ आने लगती है कि भाई हमको भी ग्रो करने की जगह है, और उस ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए, उस ग्रोथ को बहुत बढ़ावा देने के लिए आपको SME लोन्स, SME फंडिंग या स्मॉल टिकट फंडिंग जो है वो बहुत उसका चलन अच्छा बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक छोटी सी कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज करके, जो बहुत छोटे लोन्स करती है। ऑफ कोर्स इसकी फुटप्रिंट अच्छी खासी है, ये नहीं कि मैं कह रहा कि बहुत छोटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइज है, बट लोन्स बहुत छोटे देती है। 35-40 हजार के एवरेज टिकट साइज के भी लोन दिए हुए हैं, उसमें भी अच्छी क्रेडिट इनकी हिस्ट्री रही है। ये सेगमेंट ऐसा है कि जब ये ग्रो होना शुरू करता है तो ये 2-3-4 साल के लिए आपको इतनी अच्छी ग्रोथ दे जाता है कि उसका इफेक्ट आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक दिखेगा। थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर लगेगी, प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो ऑलरेडी 4 के ऊपर है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कभी कि ऑलरेडी अगर इतना डिस्काउंटेड है तो और क्या हो सकता है, लेकिन इसकी बुक की रफ्तार ग्रोथ की काफी बड़ी हो सकती है, और क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंप्रेसिव है इसकी, जो प्रोसेसेस ये लोग फॉलो करते हैं इंस्पाइट ऑफ छोटे टिकट के लोन देते हो, तो इसको देखा जा सकता है। और तीसरा एरिया मुझे लगता है PSUs की, हमने बात की कि डिफेंस में थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग या ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुका है। आप PSUs में अगर ऑयल साइड में देखें, अभी भी मुझे लगता है, जबकि फिलहाल हमने देखा है IOC 90 से 116 हो गया है, HPCL 280 से 340-45 हो गया, मुझे लगता है इनकी री रेटिंग जारी रह सकती है। सो डोंट इग्नोर दैट। और जिस हिसाब से
इकोनॉमी ग्रो होगी, एक्सपेंशन होगा, आपके पास वाइल रिन्यूएबल सपोर्ट करेंगे, ये सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छी खासी दिखेंगी। और इन सारी कंपनीज में कंटिन्यूटी से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको पता है कि रेगुलेशन कोई एकदम से ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा, होगा तो इंक्रीमेंटली चेंज होगा, एंड दैट इज वेरी सपोर्टिव फॉर दीज कंपनीज, क्योंकि महंगे नहीं है इसलिए आपको रिस्क नहीं रहेगा। और एक चीज अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स अनुज ये बोलना चाहता हूँ कि वाइल हम समझ रहे हैं कि माहौल सुधरता हुआ दिख रहा है, मतलब कंटिन्यू हो सकता है ये बुलिशनेस, मार्केट में सेक्टर रोटेशन से कभी कभी इतना झटका लगता है स्टॉक्स पे, निफ्टी पे शायद इसका असर ना दिखे, जो सुशील जी भी कह रहे थे कि कभी कभी होता है कि अगर लोगों को सडनली कोई बहुत अच्छा सेक्टर लगने लगता है तो सारी भीड़ यहाँ से निकल के वहां जाने की कोशिश करेगी, और जब वो होता है तो कोई उस सेक्टर में या उस सब सेक्टर में कोई इंटरेस्ट ना होने की वजह से प्राइसिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फंडामेंटल कुछ खास चेंज नहीं हुई, तो वो लिक्विडिटी फ्लोज सेक्टर रोटेशन में विल बी प्रोबब्ली द बिगेस्ट रीजन जिससे वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए फिर इस नोट पर ही आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करते करते देखिए बैंक निफ्टी अब 1000 पॉइंट ऊपर, 1050 पॉइंट की शानदार रैली बैंक निफ्टी में 2.5% ऊपर इस समय ये इंडेक्स, और निफ्टी अभी भी 308 पॉइंट ऊपर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर लौटते हैं और प्रोग्रामिंग जारी रहेगी CNBC आवाज़ पर।